हाँ, तो बेटा अब हम क्या करेंगे कि ये हमने हाइड्राइड्स की, ठीक है ना, 15 ग्रुप की। अब हम ऑक्साइड्स को मतलब ब्रीफली देखना है। अच्छा, अब देखो जितना भी मतलब ये ग्रुप बच रहा है, ठीक है, 15 ग्रुप, तो मतलब वैसे ज़्यादा है, पर मतलब ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कई बार मतलब ऐसे सीधा सीधा थ्योरेटिकल चलेगा, देखो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा। तो उनको मैं जल्दी जल्दी ना ऐसे ही या तो नोट्स में से रीडिंग करके फटाफट से तुम्हें मीनिंग उसका समझा दूंगी, है ना। मतलब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को हम ना भी देखें तो उसमें इतना अंडरस्टैंडिंग का मैटर नहीं है। मेन हमारा फोकस वहाँ है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें उसमें से सीधा भी रीडिंग करके समझ में आ जाएंगी। फिर भी पर मैं एक बार गो थ्रू जरूर उनमें से हो जाऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट है, ज़्यादा मार्क्स की, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए बेटा, ठीक है। बट अब तक जितना ये यूनिट कराई ना, ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। मतलब जितना 15 ग्रुप अभी हुआ है, तो ये सारा 15 ग्रुप का सारा मेन पार्ट था, ये तो सारा अच्छे से तैयार करना। अब आगे मैं तुम्हें उसमें से बेशक बताती चलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिख रखा है उनको कर लेना। और लास्ट जब हम करेंगे 15 ग्रुप, तो एनोमेलिस बिहेवियर करेंगे नाइट्रोजन का, तो वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान है। जैसे हमने वहाँ किए थे, जब हमने 11th में एस ब्लॉक करा था, तो उसमें लिथियम का एनोमेलिस बिहेवियर करा था, फिर बेरिलियम का करा था, फिर हमने 13 ग्रुप में बोरोन का करा था, 14th में कार्बन का करा था। तो ध्यान करो, वो एनोमेलिस बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है, उनमें से बहुत क्वेश्चन आते, मैंने तुम्हें कई कई बार वो लिखने के लिए भी दिए थे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम हर ग्रुप के जो सबसे ऊपर का मेंबर है उसका एनोमेलिस बिहेवियर करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अब तक जितनी की है ये वाला पार्ट 15 ग्रुप का सारा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल उसको जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी निपटाने की मैं, क्योंकि वैसे ज़्यादा है। तो वो सारा हम करके फिर बिल्कुल इस ग्रुप के लास्ट में एनोमेलिस बिहेवियर जो नाइट्रोजन को करोगे उसको अच्छे से याद करना, ठीक है बेटा। तो अब हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। तो देखो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कराने की। तो नाइट्रोजन देखो बहुत सारे ऑक्साइड्स बना लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। वो हमने इसमें भी देखा था, है ना, नाइट्रोजन के छोटे साइज होने के कारण तो वो पाई बॉन्ड बहुत इजीली और स्टेबल बना लेता है, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, चलो थोड़ा रफ करती हूँ पहले सारा। देखो बेटा कि नाइट्रोजन का क्योंकि साइज कैसा है, बहुत छोटा है, ऑक्सीजन का साइज भी बहुत छोटा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ही क्षमता है पी पाई बॉन्ड बनाने की। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से क्या है, ऐसे मतलब पाई बॉन्ड बनाता चला जाता है, तो वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बना लेता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स क्यों बना लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पी पाई बॉन्ड अलग अलग तरीके से बनाने की क्षमता होती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लार्ज नंबर ऑफ बीटा ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जैसे देखो N2O बन जाता है, NO बन जाता है, NO2 बन जाता है, ठीक है। और भी है इसके, देखो जैसे कि इसी का ही अगर हम देखें, NO2 ही मतलब डाइमर बनाकर N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। N2O3 भी बन जाता है और N2O5, हाँ 5 ही रहता है हमारा, है ना। तो N2O5 भी बन जाता है। तो मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स भी हैं अलग अलग। तो स्ट्रक्चर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक वैसे भी तुम्हारा उसमें से निकला हुआ है और वो बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो कई बार मैं उसको वैसे भी पहले भी अवॉइड कर देती थी, उसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते। करने वाले बच्चों को मैं खूब कहती हूँ बेटा बेशक देखो बुक में से, और कोई दिक्कत होती है तो वो पूछ लेती हूँ, क्योंकि इतना करने के बाद वो इजीली समझ में भी आ जाते हैं। तो इस टाइम तो खैर तुम्हारे सिलेबस में से स्किप्ड है, ठीक है। तो मतलब सिंपल बात क्या ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें क्षमता है पी पाई बॉन्ड बनाने की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, और देखो क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बना रहा है और फॉस्फीन भी जो बना रहा है, मतलब इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स एक तरीके से जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे N2O3 है, ऐसे ही हमारा एक तरीके से जो फॉस्फोरस है वो मतलब कम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बना पाते, है ना। एक एक दो जैसे बनाते हैं। जैसे फॉस्फोरस ऐसे P4O6 बनाता है, ऐसे आर्सेनिक भी इस तरीके से बनाता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग ऑक्साइड्स इस ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं, तो इन सब की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो वो डिक्रीज होती चली जाती है। अच्छा, ये इतना जनरल बात ध्यान रखना, शायद मैंने तुम्हें 11th में भी बताई है कि जितना एलिमेंट का साइज छोटा होता है ना बेटा, उतनी ही उसकी ऑक्साइड एसिडिक होती है, और जितना एलिमेंट का साइज बड़ा होता है उतनी उसकी ऑक्साइड बेसिक होती है।
हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो ऑक्साइड एसिडिक होगी कि बेसिक होगी? देखो एक सिंपल मैं तुम्हें इसका तरीका बताती हूँ। देखो एक सिंपल तरीका ये जांचने का है, मतलब इस चीज़ को समझने का है। देखो जैसे मैंने सोडियम की ऑक्साइड ली, ठीक है, इसमें पानी डाला तो NaOH बना, ठीक है बेटा। मैंने नाइट्रोजन की ऑक्साइड ली, मैंने इसमें भी पानी डाला, इससे HNO3 बना। अब देखो ध्यान से, ऑक्साइड में पानी डालने से अगर हमें बेस मिलता है तो वो बेसिक ऑक्साइड होती है। ऑक्साइड में पानी डालने से अगर हमें एसिड मिलता है तो वो ऑक्साइड एसिडिक होती है। तुम कहोगे क्यों यहाँ बेस मिला, क्यों यहाँ एसिड मिली? इसका भी रीज़न है। देखो मान लो ये Na की O के साथ बॉन्ड थी, फिर H के साथ बनी। ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन की O के साथ बॉन्ड थी पहले और अब H के साथ बनी, यही तो हुआ। तो जब इस एटम का साइज बड़ा होता है बच्चा, ठीक है, तब क्या होता है, उसकी ये बॉन्ड वीक होती है क्योंकि बड़े साइज का, तो ये बॉन्ड वीक होती है। तो जब भी कोई हिट करेगा इसको तो ये टूटेगी तो ये क्या लॉस करेगा, OH नेगेटिव आयन लॉस करेगा। तो जो OH नेगेटिव आयन लॉस करते हैं वो बेस होते हैं। पर जिन एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है तो उनकी ऑक्सीजन के साथ की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब कोई एनर्जी देगा तो उसकी ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये टूटेगी तो वो H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा। तो जो H पॉजिटिव आयन लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। वैसे तुम जनरली क्या ध्यान में रखना है कि जितना एलिमेंट का साइज छोटा होता है उतनी ही उसकी ऑक्साइड एसिडिक होती है, जितना एलिमेंट का साइज बड़ा होता है उतनी उसकी ऑक्साइड बेसिक होती है। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्साइड से लेकर नीचे के ग्रुप तक की ऑक्साइड तक चलें तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाती है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन से होंगे, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होंगे। और नाइट्रोजन की ही अगर हम डिफरेंट ऑक्साइड्स में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बेटा, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी उतनी ही क्या है, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि देखो जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर उतनी ही एक तरीके से वो ज़्यादा मतलब बॉन्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग होने से फिर वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स में देखें तो साइज के घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। और अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स देखें तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमें एक जनरल एक ध्यान में रखना है। और हम देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दिए थे कि जैसे हमारा इसमें क्या होता है, देखो ये सबको ही पता होगी कि ये वाली जो हमारी ऑक्साइड है N2, तो इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे कहते हैं कि मतलब जैसे अगर ये गैस फैल जाती है तो मुँह है ना ऐसे ऐसे खिंच जाता है, तो ऐसे खिंचा हुआ मुंह देख कर एक दूसरे को हंसी आने लग जाती है। तो एकदम से पिक्चरों में भी दिखाया कि भाई ये गैस हो गया, पागलों की तरह हंस रहे सारे में, इतने भी नहीं हंसी आती। ठीक है, पर एक दूसरे को फेस करो, एक साइकोलॉजिकल रहता है कि भाई ये गैस अगर केस पता होता है तो ऐसे मुँह खिंचता जाता है ना, तो एक दूसरे को देखकर हंसी आने लग जाती है। तो इसलिए इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, N2 एक बार ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, तो वो क्या है, N2O। ठीक है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, एक और भी इसमें दो क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि जो हमारा NO होता है बेटा, NO गैसियस स्टेट में तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये डायमैग्नेटिक होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो ऐसे क्यों होता है, देखो NO में तुम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 7 इसके और 8 इसके, कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन के तुम जोड़े बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेयर्ड, बचेगा ना बेटा, कि 15 के जोड़े तो नहीं बनेंगे, 14 के बनेंगे, एक बच जाएगा। तो ड्यू टू दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO मॉलिक्यूल, मतलब जो NO गैस है हमारी, जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, वो पैरामैग्नेटिक होती है गैसियस स्टेट में। क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट में NO मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। डिस्क्रीट का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, एक NO दूसरा NO दूर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, कोई इनके बीच में ऐसे कोई फोर्स नहीं। तो NO अलग अलग हैं और हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू दोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, NO इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट। पर जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट में NO आते हैं तो दो NO मॉलिक्यूल बेटा आपस में मिलकर ना ऐसे डाइमर बना लेते हैं।
ऐसे जोड़े बन जाते हैं। तो 15-15 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल जाएंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो डाइमर की फॉर्म में क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? क्योंकि NO मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में तो कैसे रहता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, अलग अलग NO के फॉर्म में। तो क्या है, सबके ऊपर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसलिए गैसियस स्टेट में तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। बट लिक्विड और सॉलिड स्टेट में NO डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो दो मॉलिक्यूल आपस में बंध जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट डाइमर फॉर्म, NO इज क्या, डायमैग्नेटिक इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटा, क्लियर। एक और क्वेश्चन है कि जो हमारा NO होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है जैसे हम उसको एयर में छोड़ते हैं। अब जैसे कई जादू मंत्र मारने लग जाते हैं, ऐसे छोड़ी और बूढ़ा बूढ़ा सा धुआं हो गया, कोई जादू नहीं है, वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है सिंपल, कि NO जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और NO2 हमारी ब्राउन कलर की गैस होती है और NO हमारी कलरलेस गैस होती है। तो जैसे ही NO ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, NO2 एक ब्राउन कलर की गैस बना लेता है, इसलिए ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इनके ऑक्साइड्स के बारे में देखा।